गोपाल अपनी बूढ़ी दादी कुंती और माँ शांति के साथ रहता था। गोपाल गांव के ही जमींदार के खेतों में काम करके अपना परिवार चला रहा था। ऐसे ही शांति के हाथों में खाने का डब्बा लिए हुए वो बोलती है। गोपाल, तेरा खाना बांध दिया है, समय पे खा लेना बेटा। हाँ माँ, मैं खा लूंगा, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, वरना अगर देर हो गई तो जमींदार साहब डांटेंगे। गोपाल खाना लेकर घर से निकलकर जमींदार के खेतों में पहुंचकर काम करने लग जाता है, जहां गांव के और भी लोग पहले से ही काम कर रहे थे। लेकिन गोपाल अपने जिगरी दोस्त आदिल का इंतजार कर रहा था। तभी खेत में मौजूद रामू नाम का एक आदमी बोलता है। अरे क्या बात है बेटा, लगता है आज तेरा काम में मन नहीं लग रहा। अरे रामू काका, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आदिल आया नहीं है ना, तो उसी का इंतजार करा था। बेचारे के रोजे चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में भूख प्यास से बेहोश हो गया हो। काका, एक बात कहूँ आपसे, अगर किसी का अच्छा हम सोच नहीं सकते ना, तो उसका बुरा भी सोचना नहीं चाहिए हमें। खैर, वो देखो आदिल आ गया। अब आदिल आकर गोपाल से गले मिलता है। दोनों बात करते हुए काम पर लग जाते हैं। आदिल और गोपाल दोनों में ही बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में हमेशा साथ दिया करते थे। लेकिन गांव वाले गोपाल की इस दोस्ती के खिलाफ थे। यहाँ तक कि गोपाल की दादी कुंती भी आदिल को घर में दाखिल नहीं होने देती थी। पर फिर भी गोपाल आदिल से अपनी दोस्ती खत्म नहीं करता और ऐसे ही काम करते करते देर शाम आदिल बोलता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं इफ्तार तक घर नहीं पहुँचा ना, तो मुझे कल की सेहरी भी नहीं मिलेगी खाने को। अच्छा ठीक है, तू अपने घर जा। मुझे भी अभी याद आया है, मुझे तो राशन लेकर जाना है। अगर देर हो गई तो माँ और दादी को चिंता हो जाएगी। आदिल अपने घर की तरफ निकल जाता है और गोपाल राशन लाने वाली दुकान पर। ऐसे ही गोपाल राशन लेकर घर पहुंचता है, जहां वो देखता है गोपाल की दादी कुंती गोपाल की माँ से कह रही है। बहू, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हो? उस लड़के से दोस्ती ना रखे। उस लड़के से दोस्ती करके उसे क्या मिलेगा? कहाँ वो मुसलमान और कहाँ हम हिंदू। माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? भले ही उसका धर्म अलग है और रीति रिवाज हमसे मिल नहीं रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके दिल के अंदर कोई खोट है या वो इंसान नहीं है। बहू, गांव वाले भी उससे उसके परिवार को ज्यादा मुंह नहीं लगाते, इसलिए अलग जगह दी है सबने रहने के लिए, वरना उन्हें भी हमारे साथ रख देते जैसे हम सब रहते हैं। अरे हमारे आसपास नबी तो ऊंची नीची जात पात में साथ रहते। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे मैं वैसा ही करूँगी। और माँ जी, मैं आज गोपाल से बात करूँगी। गोपाल को अपनी दादी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर बेचारा अपनी दादी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर के अंदर आ जाता है और सामान को एक तरफ रखते हुए वो मन ही मन सोचता है। लो भाई, अब ये लोग भी शुरू हो गए। पहले तो मेरी दोस्ती से ये गांव वाले जलते थे, और अब तो मेरे घर वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया। अब इनको भी मेरी दोस्ती पसंद नहीं आ रही। सब आदिल और मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे दोस्ती की है, कोई गुनाह तो किया नहीं। अरे एक दूसरे से प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा। अरे जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो हम इंसान क्यों कर रहे हैं? लेकिन इनको समझाए कौन? समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं, उल्टा मुझे 10 बातें सुनाएंगे। आ गया गोपाल बेटा, हाथ पैर धोकर खाना खा ले। हाँ दादी, और ये रही आपकी दवा, और ये दवा आयुर्वेदिक है, और इसे आप अपने घुटनों पे लगाओगी ना तो आपका दर्द गायब हो जाएगा। आज से पहले ऐसी आयुर्वेदिक दवा तो नहीं देखी मैंने। इसका क्या करना है? इसे सिलबट्टे पे रगड़ के ना पीस लो, उसके बाद घुटनों पे लगाओगे ना तो आपके घुटनों का सूजन दर्द सब चला जाएगा। ऐसी आयुर्वेदिक जड़ और पत्तियां तो मैंने शकुंतला काकी के घर में देखा था, और वो कह रही थी कि वो ये आयुर्वेदिक दवा किसी हकीम से लेकर आई हैं। इसका मतलब ये कि आयुर्वेदिक पत्तियां तू अपने दोस्त के घर से लेकर आया है, जिसके घर का पानी पीना भी मेरे लिए आजीवन गंगा नहाने पर भी पाप ना धुलने जैसा है। हाँ, ये मैं आदिल के घर से लेकर आया हूँ, तो क्या दिक्कत हो गई इसमें? आप लोग पता नहीं क्यों नफरत करते हो उनसे इतना। हर वक्त पता नहीं क्या सोचते रहते हो आप लोग। ऊंच नीच जात पात ये सब कुछ नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा,
तेरी दादी के कहने का मतलब वो नहीं है। तू तो जानता है ना, दादी को तेरे दोस्त के घर का कुछ पसंद ही नहीं है। यहाँ तक कि आदिल का घर में भी आना तेरी दादी को पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को आदिल पसंद नहीं है, उसका हमारे घर आना या मेरा उनके घर जाना ये आपको पसंद नहीं है, तो क्या मैं आप लोगों के लिए अपनी दोस्ती तोड़ दूं? वो मेरे बचपन का जिगरी यार है, मैं नहीं छोड़ सकता उसे। गोपाल ये कहकर खाना छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। कुंती भी गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है और शांति अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जल्द ही ईद नजदीक आने वाली थी और एक रोज देर शाम आदिल गोपाल के घर आता है। भाई, घर के अंदर जाने से पहले ना मेरी एक बात सुन ले। मेरी दादी ना तुझे देखना तक पसंद नहीं करती और मेरी माँ मेरी दादी की हर बात में हाँ मिलाती है। अगर वो तुझे देखेगी ना तो मुंह बनाएगी और पता नहीं क्या क्या बोलेगी। और तू तो जानता है, अगर वो तुझे कुछ कहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और फालतू में कलेश होगा। रहने दे भाई, मत जा। अरे यार, बड़े बुजुर्ग की डांट में भी प्यार छुपा होता है। ठीक है भाई, अगर तुझे सुनने का इतना ही शौक है तो जा, मेरी दादी के ताने सुन ले। गोपाल घर के बाहर ही बात कर रहा था और आदिल घर में आ जाता है। आदिल को आता देख शांति घबरा जाती है। उसे डर था कि कहीं कुंती आदिल को कुछ कह न दे, और जिस बात का डर था होता भी कुछ वैसा ही है। बहू, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? नहीं माँ जी, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि हमारे घर आदिल आया है। आदिल बेटा, गोपाल घर पर नहीं है। मुझे पता है गोपाल घर पर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ईद पर अपने घर पर निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। शांति, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। हम और इसके घर जाएंगे? इसने सोच भी कैसे लिया भला? बेटा, तुम तो जानते हो हम तुम्हारे घर आते जाते नहीं हैं, तो हम आ नहीं पाएंगे। तुम बुरा मत मानना बेटा। अरे बहू, तू इसे साफ साफ मना कर दे। हम आएंगे ही नहीं, बुरा माने या चाहे भला माने। दादी और आंटी, मैं आपका ईद वाले दिन इंतजार करूंगा, जरूर आइएगा। कुंती आदिल को बिना वजह ही सुना देती है और आदिल सर झुकाए घर से बाहर आता है और गोपाल आदिल की तरफ देखकर समझ जाता है कि दादी ने आदिल से कुछ कहा होगा। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, मत जा, वो सुनाएंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब पता चल गया ना भाई, सुन ली डांट। अरे भाई, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, उनकी आदत है डांटने की और मुझे आदत हो गई है, लेकिन तुझे आदत नहीं है। तूने पहली बार सुना है, इसलिए बुरा तो लगा होगा तुझे। मुझे जो कहना था मैं क्या आया। इधर आदिल जब घर पर जाता है तो उसका उदास चेहरा देखकर आदिल की माँ जीनत आदिल से कहती है, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? गोपाल की दादी ने तुझे सुनाया है क्या? चाची, मैंने इसको मना किया था मत जा, डांट पड़ेगी। ये माना ही नहीं, चला गया और पड़ गई डांट। बेटा, इसके पिता के जाने के बाद इसको पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया है और इतना काबिल बनाया है इसको। मेरे बेटे को कोई और कुछ कहता है ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है। मुझे समझ में आ रहा है आपको बहुत बुरा लगा है ना। दादी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तू तो मेरा दूसरा बेटा है। आजा, खाना खा ले। बहू क्यों उसके पीछे पड़ी है? लगता है अपने जिगरी यार के घर से खाना खाकर आया है। गोपाल को अपने दोस्त के लिए कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और एक रोज देर शाम जमींदार गोपाल के घर आते हैं। अरे राम राम अम्मा, कैसी हो? ओहो, जिंदा हो? तबीयत पानी कैसी है आपकी? और जैसी भी हो, मुझे क्या? अब मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। लाओ लाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो। अभी कहाँ इतनी घर में दिक्कत है कि एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना चाहिए आप लोगों के लिए। मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ, एक अच्छी योजना है मेरे पास। सामान उठाइए और घर से बाहर निकल जाइए। अरे ये घर ना आज से मेरा हुआ। अब ये घर मेरा हुआ तो मैं आपको क्यों रहने दूं? अरे जब पैसा नहीं देना तो घर में रहना भी क्यों है? चलो चलो, बोरियां बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है। मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है और माँ बीमार रहती है। मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगा? हम पे रहम कीजिए। अरे अरे, इज्जत से जाएगा ना तो चला जा।
हाँ, वरना हाथ पाँव तोड़ दूंगा, और हाथ पाँव तोड़ने के बाद कैसा जाएगा? और तू तो चला भी जाएगा, ये बुढ़िया को कौन लेके जाएगा? और ये तेरी माँ, ये कहाँ लेके जाएगी तुम दोनों को? अरे सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, सामान उठाओ, निकलो। इज्जत से कह रहा हूँ, इज्जत से निकलो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो सामान भी फेंकवा दूंगा और तुम्हारे हाथ पाँव तुड़वा दूंगा। मैं मुंह क्या देख रहे हो? अरे जाओ ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जमींदार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जमींदार के जाने के बाद शांति फूट फूट कर रोने लगती है। तेरे पिता तो चले गए, लेकिन उनकी दवाई और इलाज में इतना खर्चा हुआ कि मुझे जमींदार साहब से कर्ज लेना पड़ा। तू जितना कमाता है उतने में घर चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जमींदार साहब को ब्याज देती आई हूँ। लेकिन अब वो इस घर को खाली करने को कह रहे हैं। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? माँ, रोना बंद कीजिए। भगवान है ना, वो सब कुछ सही कर देंगे। ना जाने ऊपर वाला कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अब अगले ही दिन गोपाल घर खाली कर देता है। घर का सारा सामान बाहर निकाला जा चुका था। गोपाल को पता नहीं था कि वो अब अपनी दादी और माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वो बहुत निराश था। एक ठेले पर घर का सारा सामान लाद कर वो अपनी दादी माँ के साथ गांव को छोड़ देता है। अम्मी, कल ईद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोपाल अपने परिवार के साथ जरूर आएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटा, लेकिन तेरा दोस्त गोपाल कल से आया नहीं है घर पर। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। आदिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने घर जा। मैं ना बाद में तुझसे आके मिलता हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ मेरे घर नहीं जाएगा, समझा? बेटा तुम चले जाओ, गोपाल की दादी उठेंगी तो वो फिर से तुम्हें सुनाएंगी। गोपाल की दादी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, जिस वजह से गोपाल अपनी दादी को खाट सहित आदिल के घर ले जाता है और तो आदिल गोपाल को रहने के लिए अपना कमरा दे देता है। गोपाल, शांति, ये हम कहाँ आ गए हैं बेटा? अम्मा, तुम बिल्कुल सही घर पे आई हो। मैं हूँ आदिल की माँ और ये आदिल का घर है। क्या तूने मुझे समझ क्या रखा है? माँ जी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और आदिल ने अपना घर दिया है हमें रहने को। मैंने आपकी बेटी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे रहने की कोई जगह नहीं है। क्या उषा ने ऐसा कहा? हे भगवान, बुरे वक्त पर कोई साथ नहीं देता। जिसे कल तक मैं भला बुरा कहती थी, आज उसने मुझे जगह दी है, रहने को पनाह दी है। और दादी, कल तो ईद है। मुझे माफ कर देना बेटा, तेरा है ना मेरा। ये संसार तो सबका है और ये तो हक भी हम सबको है। मैं अब तक गलत थी, धर्म जात भेदभाव करते हुए मैं सड़क पर आ गई और रहने को भी जगह भी उसने दी, जिसे मैं अपना कभी मानती ही नहीं थी। और इस तरह अगले रोज ईद के दिन आदिल और गोपाल एक ही घर में रहकर ईद का पर्व मनाते हैं और जीनत, शांति, कुंती सभी मिलकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं। कुसुम हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजे उठकर पूजा करने के बाद अपनी बहू को प्रसाद देते हुए कहती है, बहू, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल और कोशिश किया कर उठने के साथ नहा धोकर पूजा भी कर ले और किचन में दाखिल भी हो जा। माँ जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी सास मुझे सुबह से ही ताने दे देकर उठा दिया करती थी और मैं भी बात ना सुनने के चक्कर में जल्दी उठकर घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे आप जैसी सासू माँ जो मिली है। अब कुसुम पूजा पाठ करके अपनी बहू के साथ काम में लग जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे कुसुम की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है विमला, बड़े दिनों पर आई है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी? अरे नहीं कुसुम, 2 दिन पहले भी तो आई थी तेरे घर, लेकिन तू थी ही नहीं। वैसे मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। अरे बैठ तो सही, अब बता क्या काम पड़ गया तुझे मुझसे? अरे कुसुम, आज मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल लियो। मुझे तो राखी लेनी है,
अरे अच्छा याद दिलाया विमला तूने, मुझे भी राखी लेनी है। ठीक है, शाम को चलते हैं। अब विमला इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और विमला के जाने के बाद पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप मार्केट जा रही हो ना तो मेरे लिए भी राखी लेते आना। हाँ ठीक है, बता दियो कितनी राखी लानी है, मुझे तो बस एक ही राखी चाहिए। अच्छा माँ जी, आप अब भी अपने भाई को राखी बांधती हैं? क्यों, अब से तेरा क्या मतलब है? मैं तो अपने छोटू को मरते दम तक राखी बांधती रहूंगी। माँ जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं क्या? हाँ, मेरा भाई राकेश मुझसे छोटा है और माँ के जाने के बाद उसे मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। माँ जी, तो क्या आप इस बार जब अपने भाई यानी मामा जी को राखी बांधने जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी? ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। अभी घर का काम निपटा ले, मुझे शाम में मार्केट भी जाना है। देर शाम विमला और कुसुम राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ वो दोनों राखी लेने के बाद वापस लौट ही रही होती है। विमला, तू इस बार अपने मायके जा रही है रक्षाबंधन मनाने? नहीं, इस बार तो मेरा भाई ही आएगा, कह तो रहा था। और तू तो अपने मायके ही जाएगी अपने छोटू को राखी बांधने? हाँ विमला, मैं तो मायके ही जाऊंगी। तुझे तो पता है, जब से छोटू की तबीयत खराब रहने लगी है तब से वो कहाँ आता है मेरे घर, वरना वो आ जाया करता तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल कोई नहीं, इसी बहाने तू अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से मिल भी लेगी। अब विमला और कुसुम दोनों ही राखी की शॉपिंग करके घर लौटते हैं और पूजा को भी कुसुम की लाई हुई राखी खूब पसंद आती है। अब राखी की खरीदारी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस अब इंतजार था तो वो राखी के दिन का, जब कुसुम अपने छोटू को राखी बांधने जाती है। और समय के बीतने के साथ ही वो भी शुभ दिन भी आ ही जाता है। माँ जी, आपके ले जाने के लिए मिठाई और राखी पैक कर दिया है और मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अब आप कुछ खा लीजिए। बहुत समय भी हो जाएगा जाते जाते, मैं वहीं जाकर कुछ खा पी लूंगी। बस तो अपना ध्यान रखियो और लल्ला को कहना मेहमान आए तो देख ले। जी माँ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप ठीक से जाना। अब कुसुम अपने छोटे भाई राकेश को राखी बांधने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही कुसुम अपने मायके यानी अपने भाई के घर पहुंचती है, वैसे ही कुसुम का भाई राकेश कुसुम के पैर छूता है। दीदी आप आ गई, मुझे तो आपका इंतजार था। मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, देख फिर तो मैं समय पर पहुँच गई। अरे कुंती, दीदी के लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे कहाँ रह गई तुम? हाँ तो आई है तो मैं क्या करूँ, मुझे भी अभी बहुत काम है। खुद उठकर अपनी बहन को चाय पानी पिलाओ। छोटू रहने दे, मुझे प्यास नहीं है और लगी भी होगी तो मैं खुद ले लूंगी, मेरा अपना ही तो घर है। वो दीदी, आप तो जानती है ना इसका मूड कैसा रहता है। अरे छोड़ उसे, जाने दे, काम बच्चे सबका टेंशन है। चल मैं तुझे राखी बांधू, उसके बाद घर के लिए निकलूं, बहू घर में अकेली होगी। अरे अभी तो आई है आप और अभी जाने की बात कर रही हो। कुसुम की भाभी कुंती का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो वो हर बात को इस तरह बोलती थी कि सामने वाले को बुरा ही लग जाया करता था। लेकिन कुसुम को पता था कि कुंती की आदत है बिना बात कुछ भी बोलने की, तभी वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये लो दीदी, अपने छोटू के हाथों का गर्मा गर्म चाय पियो। चलो अब पी कर बताओ कैसी बनी है। ये क्यों बना कर ले आया तू? क्या ही जरूरत थी चाय की? वैसे मैं तुझे राखी बांधू तभी चाय पीऊंगी। अरे दीदी चाय पी लो, फिर बांध लेना अपने छोटू को राखी। बस मैं अभी आया दवा लेकर। ठीक है, जा अब दवा खा ले। क्या बात है दीदी जी, आपका भाई तो आपके लिए चाय बनाकर लाया है और मैं अगर कह दूं कि चाय का गैस बंद कर दो तो मेरे कहने पर उनसे वो भी नहीं होता। मेरे लिए तो वो जान छिड़कता है। हाँ क्यों नहीं, आप ही तो सब कुछ हैं उनके, हम सभी तो कोई मायने ही नहीं रखते आपके लिए। इधर कुंती के ताने बाने चल ही रहे होते हैं और उधर अपने रूम में दवा खाने गया राकेश अपने सीने पर हाथ रखे हुए दर्द से तड़प रहा होता है। ये छोटू बिना जाने कहाँ रह गया, राखी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, भला कोई इतना समय लगाता है क्या दवा खाने में? चलो मैं ही देखती हूँ ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही कुसुम राकेश के कमरे में जाती है तो वो देखती है राकेश सीने पर हाथ रखे नीचे जमीन पर गिरा होता है। ये देखकर कुसुम कुंती को आवाज लगाती है। क्या हुआ छोटू? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तू हिम्मत रख। क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। कुसुम और कुंती इतना बोलते ही हैं कि राकेश अपनी
आंखें बंद कर लेता है क्योंकि राकेश को हार्ट अटैक आया था, जिसने पल भर में एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का सैलाब ला दिया था। छोटू आंखें खोल, देख तेरी दीदी आई है तुझे राखी बांधने के लिए। हे प्रभु, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। ना जाने किस अशुभ घड़ी में दीदी मेरे घर राखी बांधने आई थी। राखी तो नहीं बांध पाई, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। कुसुम समझ नहीं पा रही थी। उसके साथ जो कुछ देर पहले हंसकर बैठकर मजाक कर रहा होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे कुसुम राखी बांधने आई थी, वो राखी अधूरी रह गई है। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे ये सब दिखा रहा है। प्रभु, कोई तो एक बार कह दे ये सच नहीं है। मैं मना करती थी कि अपनी विधवा बहन से राखी मत बंधवाओ, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये कुसुम और उसके परिवार के लिए एक ऐसा कड़वा सच था जिसे उन्हें मानना ही था। अब अगली सुबह कुसुम अपने घर आती है। अरे कुसुम, मैं तो अभी आई हूँ अपने मायके से। तू बता, तू भी आई क्या अपने छोटू को राखी बांध कर? अरे कुसुम, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे रो क्यों रही है? तुझे तेरे मायके की याद आई क्या? नहीं नहीं विमला आंटी, बहुत बुरा हुआ। अरे बहू, तू भी रो रही है? अरे हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? मेरा छोटू नहीं रहा, मेरी राखी अधूरी रह गई विमला। ये क्या बोल रही है कुसुम? तू पहले यहाँ बैठ। चुप कर कुसुम, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब क्या कैसे हुआ मुझे कहा नहीं जा रहा है विमला, लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। राखी वाले दिन कुसुम का छोटा चहेता भाई के जाने के बाद मानो कुसुम टूट चुकी थी। उसे इससे उभरने में समय तो लगने वाला था, लेकिन उसकी राखी भी अधूरी रह गई।